एक अनुमान के अनुसार साल 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी 9.5 खरब के पार जा सकती है। इस आबादी की पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा। वहीं बड़ी आबादी की प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति की बात करें तो मछलियों की काफी अहम भूमिका हो सकती है। इसीलिए मछली पालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक शक्तिशाली क्षेत्र माना जा रहा है, जिसमें कारोबार की अपार संभावना है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे मछली पालन की। किस तरीके से हमारे मछली पालक इसे अपना सकते हैं, कैसे इसमें उन्हें लाभ हो सकता है, और साथ ही मुलाकात करवाएंगे आपके एक ऐसे वैज्ञानिक से जिन्होंने नौकरी को छोड़कर मछली पालन को अपनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। मछली पालन का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन पुराने समय में मछली पालन नदियों में, पोखरों में, नालों में या फिर घरों के आसपास छोटे तालाब बनाकर किया जाता था। साल 1975 के बाद महसूस किया गया कि मछली पालन को एक व्यवसाय के तौर पर अपनाया जाए और इस पर काफी जोर भी दिया गया। आज के समय में ऐसी ऐसी तकनीक मौजूद हैं जिससे हमारे मछली पालक काफी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे मछली पालक इन तकनीकों को अपना सकते हैं। मछली पालन से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर महासागर हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ये 5% का योगदान दे रहे हैं। दुनिया भर में 35 करोड़ लोगों की आजीविका समुद्रों पर ही निर्भर है। हमारे देश में अकेला मछली व्यवसाय करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। दूसरी ओर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक मछली उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 8% है। आजादी के बाद मछली उत्पादन के मामले में हमने जबरदस्त छलांग लगाई है। 1950 से 51 में जहां 7.5 लाख टन मछलियों का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2022-23 के दौरान इसके 174 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। इतना ही नहीं, कृषि के सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में मछली क्षेत्र का योगदान 7.28% से ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में यहाँ से करीब 64 लाख करोड़ रुपए का समुद्री खाद्य निर्यात किया गया था। इस क्षेत्र को इतना मजबूत बनाने में मछली किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी भूमिका को उजागर करने के लिए 10 जुलाई के दिन को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिकाल से मत्स्य पालन किया जाता था। हमारे नदियों में, तालाबों में, हर घर में एक छोटा छोटा तालाब होता था जिसके अंदर मछली पालन होता था। और नदियों से जब बाढ़ के समय मछलियां उसके अंदर आके एकत्रित होती थी, फिर वो भोजन के रूप में बाद में प्रयोग की जाती थी। भारत के पास लगभग 8,118 किलोमीटर लंबे समुद्री तट है। इसके अलावा जलाशयों, तालाबों और टैंकों में भी बड़ी संख्या में मछलियां पाली जा रही है। पिछली आर्थिक समीक्षा में ये बात सामने आई है कि हमारे देश के मछली पालन क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7% है। 1970 के दशक के बाद मछली पालन के क्षेत्र को मजबूती मिलनी शुरू हुई। 1975 के समय दशक आते आते मत्स्य पालन के ऊपर एक विशेष जोर लगने लगा और मत्स्य पालन को, हमारे मीठे पानी के मत्स्य पालन को, जो कि तालाबों में, नदियों में और पोखरों में और बांधों में किया जाना था, तो उस वजह से फिर मछली की डिमांड, आवश्यकता जो है बढ़ने लगी और उसको देखते हुए नई नई प्रजातियां लाने की प्रयास किए गए। और प्रयास के साथ साथ प्रथम बार 1957 में हमारे यहाँ इंड्यूस ब्रीडिंग, जिसके तहत प्रजनन जो है अप्राकृतिक रूप से प्रजनन करने के लिए हैचरी के अंदर वो प्रयास शुरू हुए सीफा भुवनेश्वर में। आर्थिक सेहत के साथ साथ मछली हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मछली प्रोटीन का खजाना है, ऐसा खजाना जिसे हमारा शरीर न सिर्फ आसानी से ग्रहण कर लेता है बल्कि उतनी ही आसानी से पचा भी लेता है। मछली के अंदर अगर आप देखें तो 13 से 20% तक का प्रोटीन पाया जाता है और वो मछलियां जो हैं, हम भोजन के रूप में यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक सबसे सुपाच्य और सबसे ज्यादा शरीर को प्राप्त होने वाला प्रोटीन की एक स्रोत है जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये मछली किसी बीमार व्यक्ति को खिलाई जाती है तो वो एक सुपाच्य भोजन है जो जल्दी से हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होता है और वो बीमारी के अंदर उसको कमजोरी खत्म करने के लिए पुराने जमाने से
एक अच्छा उपाय माना गया है। मछली उत्पादन खारे पानी में भी होता है और मीठे पानी में भी, मगर दोनों के लिए प्रजातियां भी अलग अलग है। हमारे देश में जितनी भी मछलियां पाली जा रही हैं, उनमें रोहू सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। हमारे देश में बहुत प्रकार के जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत प्रकार की मछलियां भी उपलब्ध हैं, जैसे कि मीठा जल और समुद्री पानी, खारा पानी। इन सभी में मछलियों की बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। करीब 6000 प्रजातियां हैं, जिनमें से बहुत सारी प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। और इन प्रजातियों का पालन जो है वो हमारे मीठे जल संसाधनों में, जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, उनमें भी किया जाता है। और इसके अलावा समुद्री क्षेत्र जो है, समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं, उनमें अलग प्रजातियों का पालन व उत्पादन किया जाता है। भारत का जो मछली उत्पादन है वो मुख्यतः जो है वो मीठे जल से आता है, जिसमें हमारी नदियां, तालाब और जलाशय है। इसके अलावा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ की नदियों में भी मछली उत्पादन होता है। और जितना भी हमारा समुद्री तट है, उस सब के किनारे बसे हुए राज्यों में भी मछली उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों ही एक विशाल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हैं। भारत से जितना भी कृषि से जुड़ा निर्यात होता है, उसमें 17% हिस्सेदारी मछली या उससे बने उत्पादों की है। सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। 2024-25 तक उसका इरादा 220 लाख टन उत्पादन का है। अगर ऐसा हो गया तो भारत मछली उत्पादन में पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। हमारे देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मछलियों का व्यावसायिक रूप से पालन होता है। इन 6 में से 3 देशी हैं और 3 विदेशी। हमारे किसान, हमारे मछली पालक मिश्रित मछली पालन भी अपना सकते हैं। इसे कैसे अपनाया जाए और इससे क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। जिन 6 तरह की मछलियों को भारत में पाला जा रहा है, पानी की अलग अलग सतहों पर निवास करती हैं। 2 प्रजातियां ऊपरी सतह पर, 2 बीच की सतह पर और 2 निचली सतह पर। यही वजह है कि इनको रहने के लिए पर्याप्त खुलापन मिल जाता है। वैसे नदियों, नहरों, महासागरों, जलाशयों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों से भी मछली पकड़ी जा सकती है, लेकिन प्रदूषण और बहुत ज्यादा दोहन के चलते प्राकृतिक स्रोतों में मछलियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। इसलिए मांग को पूरा करने के लिए मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि अलग अलग प्रजातियों का एक साथ पालन काफी लाभदायक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रजातियां आप चुन रहे हैं, वो तालाब में उपलब्ध सभी तरह के भोजन को ग्रहण करने वाली और पूरे तालाब का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने वाली होनी चाहिए। मत्स्य उत्पादन, या हम कहें साधारण भाषा में मछली उत्पादन, एक ऐसा रोजगार है जो कि किसान भाई कम लागत में शुरू कर सकते हैं। जो कम उपजाऊ जमीन है, उसमें मछली उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। उसके लिए हमें तालाब खोदने की भी कई बार ज़रूरत नहीं है। जो गांव के पुराने तालाब हैं, उनको भी ठीक करके, जीर्णोद्धार करके, उनका भी हम मछली उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे देश में पाई जाने वाली 6 प्रजातियों में कतला, रोहू और मृगल देसी हैं, जबकि सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प विदेशी। कतला और सिल्वर कार्प पानी की ऊपरी सतह पर रहती हैं। दरअसल जंतु प्लवक छोटे और सूक्ष्म जलीय जंतु हैं, जबकि पादप प्लवक छोटे जलीय पौधे। दोनों ही तरह के प्लवक तालाबों, झीलों, नदियों या फिर सागर के पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। मछली का बीज किसान भाई लें, वह किसी सरकारी संस्थान जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो राज्य विभाग की जो हैचरी है, वहाँ पर भी ये बीज उपलब्ध है, वहाँ से किसान भाई लें। मछली पालन में बीज सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। किसी भी किसान के लिए ये जानना जरूरी है कि उसे किस तरह का बीज चुनना है, उसे कहां से खरीदना है और कितने क्षेत्रफल में कितना बीज डालना है। अमूमन ये हमने देखा है कि किसान भाई जो हैं, उनको सही जानकारी ना होने के कारण वो कम जगह में, कम क्षेत्र के तालाब में ज़्यादा बीज डाल देते हैं, जिससे कि बीज का मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना ये है कि अगर आपका तालाब, मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर या 12 बीघे का तालाब है, तो उसमें हमको बीज जो डालना है वो 15 से 20 हज़ार नंबर से ज़्यादा नहीं डालना है। उसी हिसाब से आपको बीज का साइज़ भी देखना है। बहुत छोटा बीज अगर हम डालते हैं तो उसकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जीरा या अंगुलिका के जो साइज़ का, आकार का बीज है, उसको तालाब में डालना चाहिए। बीज डालने से पहले तालाब की साफ सफाई जरूरी है। सफाई का मतलब पानी में मौजूद खरपतवार और हिंसक या अवांछित मछलियों को हटाना है। दूसरी ओर जिस तालाब में आप मछली पालने का इरादा कर रहे हैं, उसका पानी ना तो ज्यादा अम्लीय हो और ना क्षारीय, बल्कि उसका पीएच 7 से 9 के बीच होना चाहिए।
पीएच मापने के लिए कागज की बहुत सस्ती सी डिवाइस बाजार में उपलब्ध है, बल्कि बहुत से सरकारी संस्थानों में पीएच की मुफ्त जांच का इंतजाम है। तालाब में पनपने वाले परजीवी भी मछलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तालाब में गोबर की खाद के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी रासायनिक खाद की भी जरूरत होती है। इसका काम तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण करना है। 1 हेक्टेयर में 10,000 किलो गोबर की खाद चूना डालने के 3 दिन बाद देनी है, जबकि रासायनिक खाद का उपयोग गोबर की खाद के 15 दिन बाद करना है। इसकी दर 30 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर रहेगी। फास्फोरस 15 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होगा। 2 तरीके हैं खाने के रूप में, या तो आप उसको ऊपर से दाना दे सकते हैं, जो फ्लोटिंग फीड आजकल कमर्शियल रूप में आता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर वो सस्ते में करना चाहते हैं तो चावल की भूसी और राइस पॉलिश और खली का एक मिश्रण 1.1 के अनुपात में वो भी उसको भोजन के रूप में दिया जा सकता है। खाद डालने के 15 दिन बाद मछली बीज का संचयन करना है। अगर आप कतला, रोहू और मृगल पाल रहे हैं तो इनका अनुपात 4:3:3 रहेगा, और अगर इनके साथ चौथी प्रजाति कॉमन कार्प भी पालने का इरादा है तो बीज 3:3:2:2 के हिसाब में देना होगा। आप चाहे तो 6 की 6 प्रजातियों को भी एक ही तालाब में एक साथ पाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीज दर में बदलाव करना पड़ेगा। रोहू और कॉमन कार्प का अनुपात 2 रहेगा, बाकियों का 1.5। अधिक उत्पादन के लिए मछलियों के साथ साथ किसानों को मुर्गी या फिर बत्तख पालन भी करना चाहिए, क्योंकि इनका मलमूत्र मछलियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक आहार है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालकों को कई तरह की सुविधाएं तो दी ही जा रही हैं, साथ ही उन्हें सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है। आइए जानते हैं कि सरकार की तरफ से और किस तरह के प्रयास मछली पालन को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रही है। इसे मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, मछली पकड़ने के बाद के बुनियादी ढांचे और मूल्य श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। ऐसा करने से मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत 15 ऐसे विषय हैं जिनके लिए किसान सब्सिडी पा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दी जा रही सहायता को मिला दिया जाए तो कुल अनुदान 60 से 80% तक पहुंच जाएगा। सितंबर 2020 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान इस पर कुल 20,050 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने हैं। इसमें से मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर में लगभग 12,340 करोड़ रुपए और मत्स्य बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 7,710 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वो अपने नए तालाब का या पुराने तालाब का जीर्णोद्धार या हैचरी बनाना या मछली बेचने के लिए किसो खोलना या उसके ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक कि लाने ले जाने के लिए वाहन का उपलब्ध करना, वो सारी योजनाएं उसके अंदर सम्मिलित हैं। और राज्य सरकार अपने तहसील के उसके एक जो मत्स्य विकास अधिकारी होता है या सीडीओ होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, हर एक प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो उस संपदा को संचालित करते हैं और वहां पर आप अप्लाई करके उससे सब्सिडी लेके और आप अपना तालाब और खुदवा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना की मदद से 2024-25 तक देश का कुल मछली उत्पादन 220 लाख टन तक पहुंच जाएगा। इसी तरह जल कृषि उत्पादकता को भी 3 टन प्रति हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति मछली उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी और हम पहले से कहीं अधिक मात्रा में निर्यात भी कर सकेंगे। जब ये योजना शुरू की गई थी तो एक भारतीय नागरिक साल भर में औसतन 5 किलो मछली का सेवन कर पा रहा था। सरकार इसे बढ़ाकर 12 किलो करना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये योजना रोजगार के 55 लाख अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कृषि जीवी में मछली पालन का योगदान 9% हो जाएगा। ये योजना मछली पालन क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमशीलता को भी आसान बना रही है। इसके अलावा मछली पकड़ने के बाद 20 से 25% नुकसान हो जाता है। इसे घटाकर भी 10% कर दिया गया है। जो किसान भाई मत्स्य उत्पादन को व्यवसाय के रूप में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निधियां प्रदान की गई हैं और उनको उत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उनको धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार से ट्यूबवेल लगाने के लिए भी जो है वो सब्सिडी उपलब्ध है। जो लोग नया तालाब खोदना चाहते हैं उनको भी राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी और धनराशि लोन के रूप में प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो युवा आज की डेट में मछली पालन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मोबाइल वैन उपलब्ध कराकर भी युवकों को मछली के पदार्थों को बेचने के लिए
एक योजना शुरू की गई है जिसके लिए उनको धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरी ओर सरकार ने मछुआरा समुदाय और मछली पालन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए नीली क्रांति का भी सूत्रपात किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी इस क्रांति से जोड़ा गया। वहीं मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत देश के हर जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाना है। कुल मिलाकर इससे लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार वाले 50,000 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। हर अमृत सरोवर की जल धारण क्षमता 10,000 घन मीटर है। इन सरोवरों का पानी पेयजल के रूप में कृषि कार्यों में और मछली पालन के अलावा बागवानी और वनीकरण के लिए किया जा सकता है। सरकार तो अपनी तरफ से सुविधाएं दे ही रही है। आप चाहे तो कुछ विधियां अपनाकर मछली पालन से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। मछली पालन कम लागत में अच्छी कमाई देने वाला कारोबार है। इसीलिए कहा जाता है कि मछली पालन किसी बैंक की तरह है जो आपको तुरंत कमाई दे सकता है। उसके अलावा आप तालाब के चारों तरफ जो बंधा जिसे हम कहते हैं उस पे आप फलदार और छायादार वृक्ष न लगा के फलदार वृक्ष लगाएं, जैसे अमरूद है, नींबू है, और इनको लगाकर वहां से आप अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ों के बीचों की जगह में आप सब्जी लगा सकते हैं, जो मौसमी सब्जी है, उससे आप उन अतिरिक्त आय और प्राप्त कर सकते हैं। पानी की आपको आवश्यकता, तालाब के पानी से ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो अतिरिक्त आपको पानी की रिक्वायरमेंट या खाद की रिक्वायरमेंट की जो जरूरत है वो भी घट जाती है। और उसके साथ साथ आपके मछली के साथ साथ आपके तालाब के बंधों से भी अतिरिक्त आय का स्रोत आपको मिलता है। भारत से अधिकतर निर्यात समुद्री मछलियों का ही होता है। इनका उत्पादन तटीय भागों के कम खारे पानी में किया जाता है। मीठे पानी में पाली गई मछलियों का निर्यात बेहद कम है। हाँ, अगर आपके पास खारे पानी के संसाधन है तो निर्यात योग्य झींगा मछली पाल सकते हैं। हमारे देश में खेती हजारों साल से होती आ रही है और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अपने ज्ञान की वजह से किसानों को आधा वैज्ञानिक भी कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ हम आपको बताएं कि कैसे एक वैज्ञानिक किसान बन गया तो आप भी हैरान होंगे। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर विपिन परमार से। डॉक्टर परमार जिला सहारनपुर की रहने वाले हैं। उनके गांव का नाम बहेड़ी गुर्जर है। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की और पूसा में कृषि वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने एक जर्मन कंपनी में भी अपनी सेवाएं दी। 60 साल की उम्र तक नौकरी करने का इनका कोई इरादा नहीं था। जल्दी ही इन्होंने यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। खेती बाड़ी इनके परिवार का पुश्तैनी काम था और ये खुद भी कृषि वैज्ञानिक थे, तो इसी क्षेत्र में इन्होंने किस्मत आजमाई। आज ये वैज्ञानिक विधियों से खेती कर रहे हैं। इनके यहाँ संरक्षित खेती हो रही है, जैविक खेती हो रही है और विदेशी फसलें भी उगाई जा रही हैं। इसी के साथ ये मछली पालन भी कर रहे हैं, मगर इसके लिए इन्होंने कोई तालाब नहीं खुदवाया है, बल्कि बड़े बड़े टैंक बनवाए हैं। मछली पालन का ये तरीका बायोफ्लॉक कहलाता है। 1.25 मीटर ऊंचाई और 12 फुट व्यास वाले ये टैंक जमीन से ऊपर ही रखे हुए हैं। हर टैंक में 1 टन मछलियों का उत्पादन हो जाता है। अगर तालाब में आम तकनीक से आप मछलियां पालेंगे तो 1 टन उत्पादन के लिए आपको कम से कम 1 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, जबकि ये टैंक 1 एकड़ का महज 10वां हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी में हम जैसे ही फिश को, मछली को दाना देते हैं तो वो दाना खाती है। दाना खाने के बाद ऐसा कोई भी जानवर, मनुष्य नहीं है जो अपने पूरे खाने को 100% पचा पाए। वो अपने खाने का कुछ अपचा हिस्सा एक्सक्रीटा के रूप में बाहर ज़रूर निकालते हैं। इसी तरह मछली को जब हम फीड देते हैं तो उसमें से कुछ अधपचा भोजन वो बाहर एक्सक्रीटा के रूप में निकालती है। उस एक्सक्रीटा को रिसाइकल करने के लिए बाहर से, जो हमने कभी पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से डाले जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ, उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके उसको दोबारा भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ये एक इस तरह का भोजन होता है जो कि बहुत, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि दही और दूध, यदि हम दूध का सेवन करते हैं तो शायद हम उतना, हमारे पेट में भी अपच हो जाता है, और उसी जगह यदि हम उतना दही का सेवन करते हैं जो कि एक प्रोबायोटिक है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से जब हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनडाइजेस्टेड प्रोटीन के ऊपर
उन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और प्रोबायोटिक के थ्रू फर्मेंट हो जाता है, फिर दोबारा मछली उसको खाने लगती है। इससे हमको कई फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये कि जो हमारा फीड कॉस्ट है, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड था उसको हमने दोबारा फीड में कन्वर्ट किया, एक तो हमारा फीड का फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये, जब हम फिश प्रोबायोटिक फीड खाती है उससे उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर विपिन परमार भोजन की रिसाइकलिंग पिछले करीब 2.5 साल से कर रहे हैं। भोजन रिसाइकलिंग के मोटे तौर पर 2 फायदे हैं। एक तो दाने पर आने वाला खर्च कम हो जाता है और दूसरी मछलियों को प्रोबायोटिक भोजन मिल जाता है, ऐसा भोजन जिसे वो आसानी से पचा लेती हैं। बायोफ्लॉक तकनीक का एक और फायदा ये है कि इसमें मछलियां ज्यादा चमकदार होती हैं, जिससे बाजार में आम विधि से पाली मछली के मुकाबले थोड़ा ज्यादा भाव मिल जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस विधि से पाली गई मछलियों में गंध नहीं आती। डॉक्टर परमार ने जब नौकरी छोड़कर खेती और मछली पालन शुरू किया तो गांव में इनकी सफलता को लेकर कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन डॉक्टर परमार को अपनी काबिलियत और नई तकनीक पर पूरा भरोसा था। उनका मानना है कि इस तकनीक की बदौलत किसान की आय 2 गुनी या 3 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी की जा सकती है। बस आपको थोड़ा प्रशिक्षण लेना होगा। खाने के लिए मछली को जो दाना दिया जाता है, बहुत सारी कमर्शलाइज्ड फीड हैं मार्केट में अवेलेबल जिनको हम दे सकते हैं। उनके साथ साथ जो भी प्रोबायोटिक हम बनाते हैं, प्रोबायोटिक दिया जाता है। प्रोबायोटिक के साथ साथ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम गुड़, या जिसको जैगरी बोला जाता है, राब जिसको पहले बोलते थे, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें पीएच का ध्यान रखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें अमोनिया का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। टैंकों के पानी को बीच बीच में बदलना जरूरी है, लेकिन यहाँ से निकला पानी बेकार नहीं जाता। डॉक्टर परमार इसे खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे में भी, बल्कि ये पानी पोषण से भरा होता है। हम जानते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से दिया जाता है। यूरिया से प्राप्त नाइट्रोजन पहले आयंस में टूटते हैं और तब कहीं जाकर पौधे इन्हें ग्रहण कर पाते हैं, जबकि इन टैंकों से निकले पानी में आयंस ही मौजूद होते हैं। इस तरह फसलें इस पानी के पोषक तत्वों को कहीं आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक इसलिए भी बेहतर है कि इसका एक टैंक दूसरे टैंक से जुड़ा हुआ नहीं होता। ऐसे में अगर एक टैंक में बीमारी लग जाती है तो वो फैलकर दूसरे तक नहीं जा पाती। जब टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत ठंडा या गर्म होता है, तो उसमें फंगल डिजीज आने का चांस रहता है। फंगल डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम मछलियों को इकट्ठा करके हॉस्पिटल टैंक में रख के उनको पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट करते हैं। उनको फंजिनल से ट्रीट किया जा सकता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल कुछ दवाइयाँ भी मार्केट में, एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल दवाएं भी मार्केट में हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, टेट्रामाइसिन। इनको फीड के साथ मिक्स करके मछली को खिलाया जाता है। इस तरह से मछली को आराम से ट्रीट किया जा सकता है। और ये खास बात इसमें, यदि प्रॉब्लम एक टैंक में आती है तो वो हमारी उसी टैंक तक सीमित रहती है। खुले तालाबों में मछली पालने से चोरी का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार परिंदे मछलियां ले उड़ते हैं तो कभी सांप या मेंढक उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। कभी कभी इंसान भी चोरी कर लेते हैं। बायोफ्लॉक इन सभी खतरों से मछलियों को बचाती है। वहीं मत्स्य संपदा योजना बायोफ्लॉक विधि पर भी लागू होती है। डॉक्टर परमार का व्यवसाय 25 टैंकों वाला है। उन्हें इस पर 40% का अनुदान मिला है। भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना में भारत सरकार एक कृषक को सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी जैसे जर्नल मेल, उनको 40% सब्सिडी दिया जाता है। लेडीज को 60% और SC ST को 60% सब्सिडी दिया जाता है प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए। इन प्रोजेक्ट में यदि हम बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट की बात करें तो इनमें 7 टैंक, 25 टैंक और 50 टैंक, 3 तरह के लघु, मध्य और वृद्ध बायोफ्लॉक के नाम से ये 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं। इन 3 तरह के प्रोजेक्ट्स में 40% और 60% के रेशियो से सरकार अनुदान देती है। हम लोगों ने अभी तक 25 टैंक के हिसाब से लगाए हैं और हमको 25 टैंक में अनुदान मिला है। ये टैंक मेरे अपने नाम पर हैं, इसलिए मेरे को इसका
40% अनुदान, 40% सब्सिडी मिला है। डॉक्टर विपिन परमार का दावा है कि पहले ही फसल पूरी की पूरी लागत वापस कर देती है। उसके बाद आप जो भी उत्पादन करेंगे वो मुनाफा देने वाला होगा, वो भी तब जब पहली बार में आमतौर पर उम्मीदों से आधा ही उत्पादन होता है। उनका ये भी कहना है कि एक टैंक से 40,000 का लाभ आराम से मिल जाता है। इस तरह अगर आपके पास 25 टैंक है तो कुल मुनाफा 10 लाख रुपए हो जाएगा। ये था हमारा